जो भी हिंसात्मक लड़ाई है, ये गांधी के रास्ते की लड़ाई है। हम युवा हैं, हम यहाँ भाजपा की तरह दंगा भड़काने नहीं आते। देखिए, ये जो आवाज़ है ना, जनता जब बोलती है तो जरूरी नहीं है वो सामने से ही सुनाई दे। उसकी जो गूंज होती है वो संसद में जब चुनाव होता है तब महसूस होती है। तो पिछले 7-8 सालों में उन्होंने वैसे भी इस देश की बात को सुनने का कभी काम नहीं किया। बतौर भारत यात्री मुझे गर्व है कि मेरे को भी उनके पीछे चलने का, देश की इस लड़ाई को लड़ने का मौका मिला है। बात की आवाज बनेगा कि जो 20,000 करोड़ रुपए देश के युवाओं को जो मिलना चाहिए था, जो जॉब के माध्यम से हम सबको मिलना चाहिए था, हमारे बेरोजगार भाइयों को मिलना चाहिए था, माँ बहनों को मिलना चाहिए था, जो अपनी गुड़ कमाई से अपने बच्चों को सींचती है, पढ़ाती है, तो आज उनकी आवाज बनेगा। और को देखने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है वंचित करने वाले, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है, मैं ऐसा समझती हूँ महिला होने के नाते यह देश की जरूरत बन गया है। जहाँ हमारे देश में एक छोर की महिलाएं, जो बहनें हमारी मणिपुर में निवस्त्र होकर सत्ता में बैठे लोग जो है, उनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा पूरे प्रदेश में घुमाई जा रही हैं। उनका चरित्र बिल्कुल, उनके कपड़ों, एक महिला की इज्जत होती है, उसकी आबरू होती है ये वस्त्र, परंतु उसके साथ यदि छेड़छाड़ होगी तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव केवल संसद में नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव वो है ये जो देश के युवा कोने कोने से लेके यहाँ भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही नहीं रहे हैं संसद। देखिए, ये जो आवाज है ना, जनता जब बोलती है तो जरूरी नहीं है वो सामने से ही सुनाई दे। उसकी जो गूंज होती है वो संसद में जब चुनाव होता है तब महसूस होती है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव जो 7 से 8 महीने में होने वाले, इसकी जो गूंज है ना, वो लोकसभा के चुनाव तक पहुंचेगी। तो नरेंद्र मोदी जी चाहे कितना भी बच ले, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने वैसे भी इस देश की बात को सुनने का कभी काम नहीं किया। तो उनका आना और उनका ना आना वो देश के लिए दोनों एक बराबर है। वो चाहे आए या ना आए, पर आज जनता एकजुट हो चुकी है, जनता लामबंद हो चुकी है कि महंगाई हो, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हो, दलितों आदिवासियों के प्रति अपराध हो, उसको ये देश कतई नहीं सहन करेगा। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का निभाने वाला देश रहा है। गांधी संसद पहुंच रहे हैं, क्या क्या मुद्दों को उठाने वाले? क्योंकि अंतिम सवाल राहुल गांधी ने छोड़ा था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इस बार संसद पहुंचने पर राहुल गांधी क्या क्या सवाल करने वाले हैं? देखिए, गांधी जी हैं, एक गांधी वो हुआ था जो सड़कों पे चला था तो देश आजाद कर दिया था। आज ये फिर एक गांधी, देश की जरूरत है तो भारत जोड़ने के लिए लामबंद और एकजुट हुआ और 4,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा उसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बतौर भारत यात्री मुझे गर्व है कि मेरे को भी उनके पीछे चलने का, देश की इस लड़ाई को लड़ने का मौका मिला है। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज जब वो संसद में बोलेंगे तो बतौर महिला मुझे गर्व है कि मेरा नेता आज मणिपुर की बहनों की आवाज बनेगा। मेरा नेता एक युवा होने के नाते इस बात की आवाज बनेगा कि जो 20,000 करोड़ रुपए देश के युवाओं को जो मिलना चाहिए था, जो जॉब के माध्यम से हम सबको मिलना चाहिए था, हमारे बेरोजगार भाइयों को मिलना चाहिए था, माँ बहनों को मिलना चाहिए था, जो अपनी गुड़ कमाई से अपने बच्चों को सींचती है, पढ़ाती है, तो आज उनकी आवाज बनेगा। और दोबारा से संसद में आवाज गूंजना चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए वो किसका है। और आज मोदी जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि देश का युवा अपने सांसद के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करेगा। तो आप बच कितना भी लो, बच नहीं पाओगे, संसद में बच जाओगे, पर जब सड़कों पे उतरोगे और जिन चौक चौराहों की आप बात करते थे वहां उतरोगे तो ये आवाज आपको सुनने को जगह जगह मिलेगी। मणिपुर की बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि लगातार अभी भी देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि बेटियां सुरक्षित अभी भी हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सत्ताधारी वो लोग हैं जो आधी आबादी को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। ये हम बहनों के लिए भी एक समझने का समय है कि हमें ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें केवल अनाज के चक्कर में आकर अपनी इज्जत और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा माहौल पैदा करने वाले लोगों को सत्ता से हटाना होगा कि जो लोग हमारी आवाज़ भी नहीं बनते, हमारे लिए कुछ अच्छा भी नहीं करते और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। ये पोस्टर आपका देखा, इस पोस्टर में लिखा है हिंसा के खिलाफ लड़ाई। आप लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम नेता जो भी, हिंसात्मक लड़ाई है, ये गांधी के रास्ते की लड़ाई है।
हम युवा हैं, हम यहाँ भाजपा की तरह दंगा भड़काने नहीं आते। ये देश से जो युवा लामबंद हुए हैं, इनकी एक सीधी सी बात है कि हम आज संसद में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए था, उनको वहाँ बैठे सांसद का जवाब देना चाहिए था। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर हम संसद की तरफ जाएंगे। हमारे वोटों, हमारे नहीं तो हमारे जैसे भाइयों के वोटों से वो संसद तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं। की बात आप कर रहे हैं, ब्रजभूषण तो आज भी राजनीति कर रहे हैं, ब्रजभूषण तो जेल भी नहीं पहुंचे। यही तो दुर्भाग्य है। आज हमारी बहनों को इतनी बड़ी धूप में यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, अपना चूल्हा चौका छोड़कर क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग ब्रजभूषण जैसे लोगों की निगाह परस्ती, उनकी जो निगाह परस्ती है वो देश के प्रधानमंत्री जैसे लोगों की है। इसलिए सत्ता से हटाना आज महिलाओं का ज्यादा धर्म हो जाता है कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाकर उनको उनके घर का रास्ता दिखाना होगा। अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया, लड़ाई प्रधानमंत्री के चेहरे की है। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी ने अपनी छवि को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री की दावेदारी कौन? मैं आपको टोकना चाहती हूँ इस बात की, ये लड़ाई मात्र प्रधानमंत्री के चेहरे की नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की होती, यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारे नेता को एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। कतई ये लड़ाई, मैं इस बात को सिरे से नकारती हुई, लड़ाई कभी ना तो प्रधानमंत्री के चेहरे की थी और जब देश की बात होगी तो ना कभी प्रधानमंत्री के चेहरे की रहेगी। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बात देश की है, देश के युवाओं की है, देश की महिलाओं, बेटियों, बहनों और बुजुर्गों की है और इस देश की परंपरा को बचाने की लड़ाई है। ये मोदी कह रहे हैं कि ये जो सम्मेलन हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, भ्रष्टाचार एकजुट हो गया है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की प्रवक्ता नहीं हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात का जवाब दूं। मेरा काम है अपनी बात रखना, युवाओं की बात रखना, महिलाओं। आरोप लगा रहे हैं आप पर। आरोप प्रत्यारोप ये सत्ता के एक पार्ट होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं इसमें जाना ही नहीं चाहती। मैं गांधीवादी विचारधारा को अपने कंधों पे, अपने सिर पे विराजमान करके चलती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ आज देश का युवा देखता था। आज देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था इन बेरोजगारों की आवाज सुने, उन महिलाओं बेटियों की आवाज सुने जिनके कपड़े इस सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उतार दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब दे, इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तो यहाँ पर देखिए महिला की आवाज़ थी, लगातार इस बात को रखते हुए नजर आई कि ये बताइए काफिला क्यों रोका, निर्वस्त्र क्यों कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि नूह हिंसा की बात कर लो या फिर मणिपुर हिंसा की बात कर लो, क्या आपको लगता नहीं है कि भारत देश में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है? कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है अभी भी जो है कमजोर नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन बीजेपी जो है सरकार, सत्ता इस मुद्दे को लगातार दबा रही है। हमारे राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे हैं, लोगों को जगा रहे हैं लगातार, लेकिन सत्ता जो है बार बार नए मुद्दे लाके उन बातों को भटका देती है। जो हम बात निकाल के लाते हैं, मुद्दा पकड़ते हैं, उनको दबाई। अब तुम मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी वहाँ लोगों का दर्द जानने गए, उनसे मिलने गए, उनकी आवाज़ उठाने गए, लेकिन मीडिया ने उस चीज़ को अभी तक नहीं दिखाया। वहाँ पर बार कभी नया मुद्दा चला देते हैं, कभी कुछ चला देते हैं। विपक्ष को दबाने की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। अब कभी हमारे नेता की सह रद्द कर दी जा रही है, लेकिन अब देखिए हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी, हमारे शेर संसद भवन में वापसी कर चुके हैं और फिर इस देश की मजलूम बेरोजगार जनता की आवाज़ बनेंगे और असहाय जनता की मदद करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, तो कैसे अविश्वास प्रस्ताव पूरा होगा? देखिए अभी तक आपको पता है जिस बातों का राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है, अभी तक वो मौन है। चाहे अडानी का मुद्दा हो, LIC का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, वो बस मुद्दों को भटकाने में लग जाते हैं, उस पर मौन हो जाते हैं और किसी ना किसी बात को निकाल के लाने को, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब इस वास्तव के लिए आपको भी पता है कि हमारे पूरा विपक्ष तैयार है, लेकिन एक सरकार ही उससे बच रही है, प्रधानमंत्री ही उससे बचते दिख रहे हैं। किसी ना किसी रूप से उन्हें टालना है, बातों को घुमाना है उनको, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौन है, मन की बात तो लगातार कर रहे हैं। मन की बात नहीं है, वो मन की बात नहीं है, वो मन की भड़ास है जो वो संसद में तो नहीं कह पाते। आप बताइए कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक कुल 7 बार संसद भवन में बोले हैं, वो कुल 7 बार। क्या इस देश की जनता को लिए मन की बात वो इतनी बार कर सकते हैं? संसद भवन में बातों का जवाब नहीं दे सकते? अब बताइए गरीबों की आवाज़ नहीं बन रहे हैं वो। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगारी की आपने बात की, यहाँ पर स्मृति ईरानी लगातार कह रही कि महंगाई तो है नहीं, निर्मला सीतारमण कहती है प्याज नहीं खाती है वो। बताओ प्याज नहीं खाते, 50 रुपए किलो से ऊपर प्याज हो गया, 200 रुपए किलो से ऊपर टमाटर हो गया।
1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल हो गया है। तो बताइए महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही। कांग्रेस के शासनकाल में 500 रुपये का सिलेंडर होता था, 50 रुपये लीटर तेल होता था, अब बताइए 25 रुपये किलो प्याज होता था। क्या कर रहे हैं ये लोग? लगातार इन्होंने इस देश को चूस लिया है। बिल्कुल एक गरीबी, बेरोजगारी एक चरम स्तर पे पहुंच गई है। 2024 को कैसे देखते हैं? चुनाव नजदीक है, 8 महीने रह गए हैं। देखिए, हमारे नेता ने बहुत मेहनत के साथ एक संगठन बनाया है जिसे इंडिया, विपक्ष ने इंडिया का नाम दिया है, और वो इंडिया वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। और इस बार बहुत ज़बरदस्त हमारी कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और विपक्ष मुंह तोड़ जवाब देगा बीजेपी को। इंडिया की बात उन्होंने की, पहले तो आपका नाम जाने, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद आमिर रजा है। मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार इंडिया की बात की जा रही है और सत्ता पक्ष पार्टी का ये कहना है कि इंडिया नाम रखने के बाद ये जुमला किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिग्भ्रमित किया गया है। सत्ता पक्ष पार्टी को तो इंडिया से पहले ही दिक्कत है। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इंडिया की बात वो कभी नहीं करते। तो जब उनके सामने ऐसा शब्द आके खड़ा हो गया है जिसका वो विरोध भी ढंग से नहीं कर सकते, तो उनकी तो बेचारों की मजबूरी हो गई है उल्टी सीधी बातें करने की। आप एक मुस्लिम हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे नेता हमारे लिए आवाज़ हर टाइम उठाते रहते हैं। लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रही है। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से हमें दिक्कत नहीं, हमें उस चीज़ से दिक्कत है जो हम सबका हक छीन ले, संविधान छीन ले। हिंदू राष्ट्र क्या है आप ही बताइए? वो हम सबसे हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्या आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने मिल के साथ नहीं लड़े? और जो ये अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, वो चड्डीधारी अपने बिलों में घुसे हुए थे उस टाइम, उनकी मुखबरियाँ कर रहे थे, उनसे पेंशनें लेते थे। जवाब कैसे देंगे? जवाब जिस तरह से आज सांसद दे रहे हैं, ऐसे हम सड़क से सदन तक जवाब देते रहेंगे इनका। 24 का चुनाव नजदीक है, मुस्लिम का वोट बैंक किस ओर दिख रहा है इस बार? इस टाइम मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग का वोट मूड जो है कांग्रेस की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो लूट खसोट वाली पार्टी है और आपके बीच में क्या दंगा फैलाने वाली पार्टी है, इससे सबका मन ऊब चुका है। एक और मुस्लिम भाई हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बन जाता है। ज्ञान वापी की बात कर लो या हिंदी मुस्लिम की बात कर लो, क्या आपको लगता है कि जो अभी देश का माहौल है वो विवादों का हिस्सा बन चुका है हिंदू मुस्लिम को लेकर? देखिए, आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीजेपी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है जो 2014 से पहले कभी थी ही नहीं। या पत्रकार बंधु हो, आपको भी सब मालूम है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता जनाब राहुल गांधी साहब ये भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो जो भारत जोड़ने की बात करेगा हमारा समुदाय उसी के साथ है। लेकिन आप मुस्लिम होने के नाते ये बता सकते हैं कि जो लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लगातार भाईचारा खत्म हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भाजपा पार्टी लगातार कह रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही है और ये सत्ता के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है जी। ये जो उपद्रवी हैं इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? इनकी वीडियो वायरल है, फोटो वायरल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा ये सत्ता का संरक्षण है इन्हें। तो सत्ता के संरक्षण की वजह से इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने का इन्हें मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि जब एक अपराधी को पता है भाई मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। मेरा 3 तलाक खत्म कर दिया है, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बात बताइए, शरीयत का जो कानून है वो शरीयत से ही चलेगा, ना ही कि इनके बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना किसी के हिसाब से चलेगा। शरीयत का जो कानून है शरीयत के हिसाब से ही चलता है। तो क्या आप विरोध करते हैं बीजेपी? बिल्कुल भी विरोध करते हैं, खुला विरोध करते हैं। 24 में क्या देख रहे हैं आप? 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, बिल्कुल भरोसा है 100%। और ये सवाल मन में आता है मुस्लिमों के कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये सवाल कब तक बना रहेगा? क्योंकि भारत तो सबका है, सबके लिए पुलिस है, सबके लिए कानून है। ये सवाल क्यों मुस्लिम जो है समुदाय के अंदर रहता है? देखिए, ये हमारे समुदाय के अंदर इसलिए आया कि बीजेपी ने कितनी नफरत फैला दी, मैंने अभी बताया, तो लोगों के जहन डाइवर्ट कर दिए। वरना हिंदू मुस्लिम सब पहले से साथ साथ रहते आए हैं, कभी किसी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद से जो ये बीजेपी ने नफरत फैलाई है, ये सब इसी का नतीजा है। इनका काम ही फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों हमारे साथ और मुस्लिम भाई मौजूद हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो सवाल दागा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जबकि भाजपा का कहना है कि मुस्लिम और हर एक जो समुदाय है वो सुरक्षित है। ये जो है ये बताएंगे, मुस्लिम अगर सुरक्षित होता तो उनके घर पे बुलडोजर ना चलते। तो ये समझ लीजिए आप मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। बुलडोजर तो मंदिर पर चल रही है। मंदिर पर कहाँ चल रही है? आप मुझे दिखाओ कहीं, कहाँ चली है? अभी दिल्ली में देखा, एक भजनपुरा का जहाँ मस्जिद और मजार। तो विकास के आड़ा आ रहा था तो करना पड़ता है। हमें तो डायरेक्टली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या कुछ कह रहे थे? सवाल ये नहीं है कि कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ क्या है। सवाल ये है बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं।
क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज़ ला जाएंगे जी, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही है, वहाँ ये हो रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पर बेरोजगार हैं लोगों के पास काम नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं और फिर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग और अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है देश की। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो तीसरे नंबर की बना देंगे तीसरे टर्म में। कहाँ है, दिखाइए आप। इतने बेरोजगार नूह पे और क्या मणिपुर पे बोले हैं नूह और मणिपुर पे अभी तक प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्योंकि उनको राजनीति अच्छी हो रही है। 36 सेकंड तो बोला है। कहाँ बोला है, क्या बोला है ये बताइए आप मुझे। सेकंड में वो राजस्थान ले आए, वो हिमाचल प्रदेश ले आए, मणिपुर थोड़ा सा लाए ताकि बना रहे कि हम कह रहे हैं मणिपुर की बात उतारे हैं, लेकिन उसमें भी वो शर्मसार हरकतें हो रही है, उन्हें नंगी घुमाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक है, ये बहुत बड़ा कलंक है। इस पर देश के प्रधानमंत्री को उचित कार्यवाही करनी चाहिए। कैसे लड़ेंगे महिलाओं के लिए आप? ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे सड़क से लेके संसद तक। प्रोटेस्ट तो खिलाड़ियों ने भी किया था। हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अब प्रोटेस्ट करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी संख्या में युवा साथी हैं, और भी संख्या बढ़ेगी हमारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार युवा है, चाहे मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, तमाम समुदाय के लोग लगातार अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा पार्टी को लगातार चुनौती दी जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव के पहले अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, नूह हिंसा, हरियाणा हिंसा, इसके साथ साथ मणिपुर की हिंसा को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। ये युवाओं का जोश नजर आ रहा है, युवाओं का गुस्सा नजर आ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कैसे सवाल खड़े करते हैं, कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की हिंसा और तमाम हिंसाओं को लेकर बातचीत करते हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर।